चौरसिया टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज से ठीक 2 महीने पहले 8 सितंबर को गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के टॉयलेट में हत्या कर दी गई थी। इस केस में सीबीआई के ताजा खुलासे ने मर्डर मिस्ट्री को और उलझा दिया है। सीबीआई की ताजा थ्योरी और 11वीं क्लास के छात्र की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगने लगा है कि कहीं इस केस का हाल अभी अरुषि मर्डर केस की तरह न हो जाए। उस केस में यूपी पुलिस और सीबीआई की थ्योरी अलग अलग थी और अंत में उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ठीक उसी तरह प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर को आरोपी बनाया तो वहीं सीबीआई ने 11वीं के छात्र को आरोपी बनाया है। दोनों की थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। मामले से जुड़े ऐसे कई सबूत हैं जो हरियाणा पुलिस के पास भी थे, लेकिन पुलिस का नजरिया उन्हें लेकर अलग था। चाहे वो हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू की बात हो या मर्डर के मोटिव की या फिर सीसीटीवी फुटेज की, दोनों अलग अलग नतीजे पर पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि प्रद्युम्न मर्डर केस भी अरुषि केस की तरह उलझ कर तो नहीं रह जाएगा। दो अलग अलग थ्योरी से उलझे इस मर्डर केस की मिस्ट्री को हम उन 5 किरदारों से समझने की कोशिश करेंगे जो पुलिस और सीबीआई की जांच के बाद सामने आए। पहला किरदार है 11वीं का छात्र जिसे सीबीआई ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दूसरा किरदार है बस कंडक्टर अशोक जिसे पुलिस ने हत्या का आरोपी बनाया था। तीसरा किरदार है स्कूल का माली हरपाल जिसने सबसे पहले खून से लथपथ प्रद्युम्न को वॉशरूम के बाहर देखा था। चौथा किरदार स्कूल की प्रिंसिपल नीरजा बत्रा है जिन्हें पहले सस्पेंड कर दिया गया और कुछ दिन बाद उन्हें रियान के ही दूसरे ब्रांच में ज्वाइन करा दिया गया। और पांचवा किरदार पिंटो परिवार है जिस पर स्कूल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप है। सबसे पहले बात प्रद्युम्न केस के पहले किरदार की, यानी उस छात्र की जिसके सामने आते ही पूरा केस पलट गया। सीबीआई के मुताबिक 11वीं का यह छात्र ही प्रद्युम्न की हत्या का आरोपी है। हरियाणा पुलिस ने अब तक छात्र को गवाह बना रखा था और कंडक्टर को हत्या का आरोपी बताया था, लेकिन सीबीआई ने अब इस छात्र को ही हत्या का आरोपी बता दिया है। सीबीआई आरोपी छात्र से 4 बार पूछताछ कर चुकी है। उसके साथ उसने रियान स्कूल में मर्डर का सीन रिक्रिएट किया जहां 8 सितंबर को 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने उसे चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया था और रात 2 बजे उसे हिरासत में ले लिया। चूंकि उसकी उम्र 16 साल है, लिहाजा सीबीआई ने आज उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। सीबीआई ने 6 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे 3 दिन की रिमांड दी है। सीबीआई उससे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच पूछताछ कर पाएगी। पूछताछ के दौरान वो सीबीआई के पास रहेगा। उसके साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 अधिकारी भी रहेंगे। पूछताछ के बाद उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने आरोपी छात्र के खिलाफ कई तरह के सबूतों का दावा किया है, लेकिन उसकी रिमांड मांगते समय उसने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। सीबीआई ने आरोपी छात्र के एक बालिया बयान को ही रिमांड का आधार बनाया है। सीबीआई की तरफ से क्या दलील दी गई है, जो एविडेंस क्या पेश किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो कोई खास नहीं, सिर्फ यह है कि कन्फेशन स्टेटमेंट के बेस पर उन्होंने रिमांड मांगा है, जिसको हमने अपोज किया। हमने ये कहा कि कन्फेशन स्टेटमेंट तो पहले अशोक कुमार का भी लिया था, लोकल पुलिस ने भी लिया था, सीबीआई ने भी लिया था, सीबीआई ने पुलिस रिमांड भी लिया उसको, और वो अभी अंदर ही है। तो कन्फेशन स्टेटमेंट तो कोई भी ले, लेकिन उसको देखते ही उन्होंने रिमांड को रिड्यूस करके 3 दिन का रिमांड। सूत्रों की माने तो छात्र को आरोपी ठहराते हुए सीबीआई ने जो थ्योरी दी है उसके मुताबिक उसने पीटीएम और एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की। बताया जा रहा है कि छात्र ने 1-2 दिन पहले ही अपने दोस्तों से कहा था कि वो एग्जाम की चिंता न करें क्योंकि वो टलने वाले हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र ने हत्या से 1 दिन पहले बाजार से चाकू खरीदा था और हत्या वाले दिन वो चाकू को अपने बैग में लेकर स्कूल आया था। उसका इरादा किसी बच्चे का कत्ल करना था। उस दिन प्रद्युम्न अपनी क्लास से पहले वॉशरूम में गया जहां आरोपी छात्र ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद छात्र ने स्कूल के वॉशरूम में ही चाकू को फ्लश किया था। वो चाकू अब तक बरामद नहीं हुआ है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र को सीसीटीवी फुटेज में चाकू लेकर जाते देखा गया है। दूसरी तरफ आरोपी छात्र के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। साथ ही सीबीआई से पूछा है कि अगर उनके बेटे ने कत्ल किया तो उसके कपड़ों पर खून के निशान क्यों नहीं थे। कल मुझे 11:20 पर मैं पहुंच गया। मुझे रात तक बिठा के रखा और रात 12 बजे बोले कि आपके बेटे ने मर्डर किया है। मेरे बच्चे ने
नहीं किया। मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। कोई भी टीचर बता दे कि उसके कपड़ों पे कोई सिंगल ब्लड का स्पॉट देखा हो, या फिर कहीं भी किसी ने भी देखा हो। जब छुट्टी हुई है स्कूल की, छुट्टी में वो आया है। इसी सवाल का जवाब सीबीआई के पास भी नहीं है कि आखिर कपड़े पर ब्लड के निशान क्यों नहीं थे। इस चोरी पर कई और भी सवाल खड़े हैं जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग और एग्जाम टालने के लिए कोई छात्र मर्डर कर सकता है। सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस छात्र को आरोपी माना है उसके कपड़ों पर खून के दाग क्यों नहीं मिले। सवाल यह भी है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कंडक्टर को पकड़ा गया था तो अब छात्र कैसे आरोपी हो गया। इसके अलावा इस बात का भी जवाब नहीं मिला है कि अगर सीसीटीवी में आरोपी छात्र को वॉशरूम में जाते देखा गया तो किसी ने उसके बारे में बताया क्यों नहीं। और आखिरी सवाल यह है कि हत्या के बाद क्या आरोपी छात्र की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो परीक्षा दे सके। इन सवालों से ऐसा लगने लगा है कि कहीं पुलिस और सीबीआई की अलग अलग थ्योरी के बीच ये मामला उलझता ही न चला जाए और इस केस का हर्ष भी आरुषि हेमराज केस जैसा ही न हो जाए। आरोपी छात्र के पिता ने कुछ और सवाल भी उठाए हैं। उनके मुताबिक महज पीटीएम या एग्जाम से बचने के लिए उनका बेटा किसी का कत्ल क्यों कर देगा। लेकिन प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर की बात करें तो उनके मुताबिक सीबीआई से लोगों की जो उम्मीद थी उसे उसने अभी तक पूरा किया है। हरियाणा पुलिस की चूक के चलते जो बात सामने नहीं आ रही थी वो आ गई है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ली थी अपने हाथ में और इन्वेस्टिगेट करके वो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो लेके आई है। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है तो देखिए फर्दर और क्या आता है। अभी तो जो आया है उससे जरूर ये लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हुई है कि जो उनका मानना था कि सिर्फ अशोक जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो तो आज प्रूफ हुई है। और जो होप लोगों का सीबीआई में था वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें उनकी इंटेंशन गलत थी ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लैप्स जरूर था उनकी इन्वेस्टिगेशन में जिसकी वजह से ये अब मतलब पूरा जो सच था वो सामने नहीं आ पाया था। और वो मेरे ही नहीं हमारे ही नहीं मतलब सारे पेरेंट्स के मन में ये था कि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस कुछ चूक गया, इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रद्युम्न के पिता जो बात खुलकर नहीं कह रहे उसकी तरफ सीबीआई की जांच ने इशारा किया है। सीबीआई की जांच इशारा करती है कि इस दिन प्रद्युम्न के साथ बाथरूम में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को थी। इसके अलावा दो छात्रों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भी इस बारे में पता था, लेकिन सब मिलकर मामले का पर्दा डालने की कोशिश में जुटे थे। उधर हरियाणा पुलिस की जांच में स्कूल प्रबंधन शक के घेरे में तो था, लेकिन कथित लापरवाही को लेकर इस बीच आरोपी छात्र को लेकर हमारे संवाददाता नरेश विश्वानी को कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। नरेश ने ऑफ कैमरा 11वीं के ही एक छात्र से बात की जो आरोपी छात्र को बेहद करीब से जानता था। उनके मुताबिक आरोपी छात्र पियानो गिटार बजाने और गाना गाने में माहिर है, लेकिन पढ़ने में औसत है। छात्र के मुताबिक पिछले हफ्ते जब वो अपने एक दोस्त के साथ वॉशरूम में था तो आरोपी ने उसके दोस्त को पीछे से लात मारी थी। उसने ये भी बताया कि आरोपी से उसके टीचर काफी परेशान थे। वो स्कूल में मोबाइल फोन भी लाया करता था। छात्र का कहना है कि वो इस बात पर भी गालियां दिया करता था। इस वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। जिस दिन प्रद्युम्न का मर्डर हुआ उस दिन साइकोलॉजी, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, लेकिन प्रद्युम्न की हत्या के बाद आरोपी ने स्कूल आना कम कर दिया था। ऐसे ही कई वजहों से ही स्कूल सीनियर और जूनियर सेक्शन को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन गुड़गांव के रेयान स्कूल में सीनियर और जूनियर सेक्शन एक साथ ही चल रहे थे। प्रद्युम्न की हत्या के बाद रेयान स्कूल से मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि वहां सीनियर और जूनियर सेक्शन एक साथ चल रहे हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सो कहा जा सकता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है, मेंटेनेंस की भारी कमी है और साथ ही साथ क्लासरूम भी कोई बहुत वेल मेंटेन्ड है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिमार्केशन हो फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। बहुत सिक्योरिटी हो ये भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज सैटरडे है, आज स्कूल बंद है। कल स्कूल चला था, जो हमारी जानकारी कल स्कूल चला था। ये देखिए ये स्कूल का मेन एरिया है और यहीं पे एक रिसेप्शन भी बना हुआ है। वो देखिए वो एक रिसेप्शन है और ये मेन एरिया है।
देखिए ये मेन एरिया है, ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन से आगे किसी को माँ बाप को नहीं जाने दिया जाता था। तो पीसी शर्मा फॉर्मल सीबीआई ऑफिसर मेरे साथ है। शर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मैंने उस पूरे स्कूल का मुआयना किया था और मुआयना के बाद मैंने ये पाया था शर्मा जी कि वहां पर मुझे कोई सीसीटीवी नजर नहीं आया था और शर्तिया टॉयलेट के सामने कोई सीसीटीवी नहीं था, कहीं ऐसे एंगल पे सीसीटीवी नहीं था जिससे टॉयलेट की तस्वीर खींची जा सके। ये जरूरी नहीं है कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो। सीबीआई ने जो उसकी अरेस्ट की है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर की है। अभी सीबीआई के पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और वो क्या है कि जिस आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है उसके कंडक्ट को देखा है, उससे किसी दूसरे साथी ने बातें की हैं उसको देखा है और ये भी पता लगा है कि उसने कुछ दिन पहले एक चाकू खरीदा था। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी बड़ी प्राथमिक स्टेज पे है, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। ये कहना कि और एविडेंस नहीं मिलेगी या ऐसा समझना और एविडेंस नहीं मिलेगी या कि ये भी कहीं आरोशी मर्डर की तरह ये केस भी खत्म ना हो जाए, ये एक अभी इट्स टू अर्ली टू से सच थिंग्स। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सीबीआई बड़े अच्छी वेरिफिकेशन करने के बाद, केस को समझने के बाद इतना एक छोटे बच्चे को गिरफ्तार करने का कदम उठाती है। ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जनता, स्कूल के अधिकारी और सब थोड़ा पेशेंस रखें, विश्वास रखें सीबीआई पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई सच्चाई को सामने लेके आएगी। ठीक है शर्मा साहब, मैंने आपकी बात समझी, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। प्रद्युम्न हत्याकांड में दूसरा अहम किरदार है स्कूल बस का कंडक्टर अशोक। स्कूल बस का कंडक्टर अशोक प्रद्युम्न की हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने कंडक्टर अशोक को हत्या का आरोपी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अशोक ने कैमरे पर हत्या की बात भी कबूली थी, लेकिन बाद में वो मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि उसे फंसाया जा रहा है। कंडक्टर के अलावा स्कूल स्टाफ के बयान से भी शक पैदा होने लगा था कि कंडक्टर अशोक ही प्रद्युम्न का हत्यारा है। पुलिस ने हत्या को लेकर जो थ्योरी दी उसमें भी कई पेंच थे। हम आपको पुलिस की थ्योरी के सारे पेंच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हत्याकांड के बाद कंडक्टर अशोक और स्कूल स्टाफ ने क्या बयान दिया था। मैं गलत काम नहीं कर रहा था, ये गलत मैं डर गया उसको देख के और मेरे पास चाकू था पहले से ही। मैं डर गया, मैं कभी जाकर मेरे को पिटवा दिया, बहुत सब मारा दिमाग। पुलिस वालों ने मेरे को टॉर्चर किया है, इंजेक्शन लगाए हैं, पानी में डुबो डुबो के मारा है। मेरे को ये कहा है कि जिसने मर्डर किया है वो पकड़ा गया है, तेरे को हमने इसलिए उठाया कि कहीं झगड़ा हुआ है और उस झगड़े का नाम तेरे ऊपर आया है, तेरे ऊपर छोटा मोटा केस बना के हम तेरे को 2 दिन में छोड़ देंगे। बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं, तुम जाके ये कह दो कि हाँ मैंने किया है। मेरे को वहां जाने से पहले 2 इंजेक्शन लगाए नशे के और फिर मेरे को ये नहीं पता कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं बाहर खड़ी थी कॉरिडोर में, स्कूल का माली भागता हुआ आया कि वहाँ एक बच्चा खून में लथपथ है और हम भागे। माली को बोला, माली बहुत कमजोर था, उसने कंडक्टर को बोला कि तू इसको उठा। उसने उसको उठाया, हम यहाँ से लेके आए और हमने गाड़ी बुलाई और गाड़ी में हम उसको, गाड़ी में मेरे बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैं ऑफिस अकाउंटेंट के साथ में स्कूटर पे बैठ के गई और रास्ते में फोन पे कोऑर्डिनेट करते रहे। हरियाणा पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये एक ओपन और शट केस था। हत्या को लेकर पुलिस की थ्योरी कहती है कि जब प्रद्युम्न स्कूल के बाथरूम में गया तो वहां कंडक्टर पहले से मौजूद था। प्रद्युम्न ने कंडक्टर अशोक को गलत हरकत करते देखा था। हालांकि वो गलत हरकत क्या थी किसी को नहीं पता। कंडक्टर को इसकी शिकायत टीचर से कर देगा, इसलिए उसने प्रद्युम्न का गला चाकू से रेत दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कंडक्टर चाकू वही फेंक कर निकल गया। बाद में उसे स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया। पुलिस ने मौके से चाकू भी बरामद कर लिया और अशोक को गिरफ्तार कर लिया।
अगर हम सीबीआई की थ्योरी पर यकीन करें तो हरियाणा पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि अगर स्कूल के सीनियर छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या की तो बस कंडक्टर ने हत्या की बात क्यों कबूल की? क्या पुलिस आरोपी छात्र को बचाना चाहती थी? कंडक्टर को लालच या डर दिखाकर जुर्म कबूल करवाया गया, ये भी एक सवाल है। क्या पुलिस ने केस में चाकू प्लांट किया था, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू अब तक बरामद नहीं हुआ है। सवाल ये भी है कि कहीं केस सुलझाने की जल्दी में पुलिस ने कंडक्टर को आरोपी तो नहीं बना दिया, क्योंकि उस वक्त प्रद्युम्न मर्डर केस मीडिया में छाया हुआ था। वहीं पुलिस पर केस सुलझाने का दबाव भी था। वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को क्यों नजरअंदाज किया जिसमें कथित तौर पर आरोपी छात्र दिख रहा था। पुलिस ने ये बात देखी होगी, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि किनको फायदा पहुंचाने के लिए और किनको बचाने के लिए, और क्या उस कॉन्स्पिरेसी में कोई पुलिस के भी लोग शामिल थे लोकल स्तर पर, कि उन्होंने इसकी एग्जामिनेशन करते समय इसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और क्लिंचिंग वीडियो है। सर, चाकू वाली कहानी को देखकर हम सवाल उठा रहे हैं कि वो पूरी फैब्रिकेटेड कहानी थी। टू अर्ली टू से एनीथिंग। हम हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी उसके साथ आप फेलियर मानते हैं गुरुग्राम पुलिस का? नहीं, ऐसी फेलियर करने की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन है, उनकी तरीका जो है और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। द पुलिस अंडर प्रेशर, दैट्स व्हाई नो प्रेशर। मैंने यही बताया है कि हम ही ने खुद रिकमेंड करके सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सर, ये भी तो था कि आप लोगों ने तो केस को सुलझाने का दावा भी कर दिया था। कोई बात नहीं, चलता है ऐसी बात। हरियाणा पुलिस आज बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन 2 महीने पहले तक पुलिस दावे के साथ कह रही थी कि हत्या बस कंडक्टर अशोक ने की ही। ये टॉयलेट में जाके इसने उसको सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करी और बच्चे ने इस चीज को रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने पे जो इसके पास चाकू था उससे उसने मर्डर किया। जो तफ्तीश है काफी राइट ट्रैक पर है। हमने एक अक्यूज को, जो मेन अक्यूज था, उसको गिरफ्तार किया है और उसको हमने पेश किया था कोर्ट के सामने आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज पुलिस रिमांड। तो बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई अलग बात कहती है, हरियाणा पुलिस अलग बात कहती है। मर्डर 1, हत्यारे 2। लेकिन इस बीच ममता, जो अशोक की पत्नी है, उनका फेन दिखाइए। ममता मेरे साथ हैं और ओम प्रकाश, अशोक के मामा, ओबी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे। प्रद्युम्न हत्याकांड में तीसरा अहम किरदार है स्कूल का माली हरपाल, जो इस केस का सबसे अहम गवाह भी है। हरपाल ने ही सबसे पहले टॉयलेट में प्रद्युम्न को खून से लथपथ देखा था। हरपाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि बच्चों के चीखने की आवाज के बाद वो वॉशरूम के पास पहुंचा था। उसने फर्श पर खून से लथपथ प्रद्युम्न को देखा। उसने बताया कि वो फौरन अंजू मैडम को बुलाने चला गया। वापस लौटकर उसने देखा कि दूसरे बच्चों के साथ कंडक्टर अशोक भी वहीं खड़ा है, लेकिन इस वक्त उसकी शर्ट पर खून का कोई निशान नहीं था। इसके बाद अंजू मैम के कहने पर दोनों ने प्रद्युम्न को गाड़ी तक पहुंचाया। इस दौरान कंडक्टर अशोक की शर्ट पर खून के निशान लगे। हरपाल बार बार कहता रहा कि अशोक कातिल नहीं है। साथ ही उसने हरियाणा पुलिस पर दबाव बनाया। अंजू मैम को बुला लाया है तो उससे बोले, अंजू मैम हाथ जोड़कर प्लीज हमारा मदद करवा दो, हमारा मदद करा दो, हेल्प करवा दो। ठीक है। तो उस टाइम मैं वहीं पे था, तो घबरा हुआ था मैं अचानक, तो उसमें आया था। आने के बाद में उसकी साइड पर कोई कैसा भी उनका दबा भी नहीं था। घबराया हुआ था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। कोई पसीना वसीना उसमें कुछ भी नहीं। तो कल अंजू मैम हमारे प्लीज हेल्प करवा दी। वहाँ ने गोद में उठा लिया उसको। तो मैं उठाने के बाद में फिर मैं नहाते चले आया, अपने काम पे लग गया। अंजू मैम ने ही कहा था, या अंजू मैम ने कहा था, या किसी मैम ने कहा था, बकायदा उस जगह पर पोछा लगाया गया था। ये 201 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस होता है। ममता अशोक की पत्नी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश अशोक के मामा। अशोक वो शख्स है जो कि कंडक्टर है और कंडक्टर पर पहले हरियाणा पुलिस ने हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन सीबीआई ने नाटकीय तौर पर अब हत्या का आरोप 11वीं क्लास के एक छात्र पर लगाया है। उसे हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। 3 दिन की सीबीआई रिमांड उसे मिली है। ममता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अशोक से आपकी मुलाकात हुई? आप पहले दिन से कह रही हैं अशोक इनोसेंट था।
क्या अशोक के कपड़े पर उस दौरान उस दिन अशोक हताश दिखाई दिया, निराश दिखाई दिया? एक दिन पहले तक क्या अशोक पूरी तरह से नॉर्मल था? बोलिए ममता जी। जैसी अच्छा आप बता दीजिए, ओम प्रकाश जी अशोक के मामा, आप बता दीजिए क्या अशोक उससे एक रात पहले नॉर्मल था? और क्या आपको ऐसे कोई हालात दिख रहे थे जिसमें आप एकाएक समझे कि अगले दिन जाएगा और वो बच्चे का खून कर देगा? ऐसे हालात थे क्या पिछली रात को? देखिए जिस दिन यहाँ घर से गया है नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई इसमें अभाव नहीं था, ना कोई हत्या का विकार उसका था, ना उसने हत्या किया। आपकी अशोक से बात हुई थी गिरफ्तारी के बाद, तब अशोक क्या कह रहा था आपको? भैया माइक उनके पास कर दीजिए, माइक आप दिखाइए ओम प्रकाश जी को, माइक ओम प्रकाश जी को दीजिए। ओम प्रकाश जी अपने हाथ में माइक ले लीजिए। आप बताइए, हाँ आप बताइए ओम प्रकाश जी, आप बताइए मुझे कि आप ये बताइए कि हत्या के एक दिन पहले अशोक एबनॉर्मल था, नॉर्मल था, कैसा था अशोक? देखिए अशोक बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसा उसका हाव भाव नहीं था, और ना ही ये बदना कातिल है। इसको पुलिस ने जबरदस्ती कातिल बनाया है। मैंने सुन लिया था, अभी जो बता रहे थे हरपाल ने जब रिक्वेस्ट किया कि ये कातिल नहीं है, तो ये जानबूझ के स्कूल प्रशासन ने और पुलिस ने फंसा दिया इसको। तो आप भी यही मान रहे हैं कि पुलिस ने फंसा दिया और 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया गया है? दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं चौथे किरदार की, अब बात करते हैं स्कूल प्रबंधन की। इसमें हमने दो लोगों पर बात कही है, दो किरदारों का जिक्र करेंगे। पहले बात स्कूल की प्रिंसिपल नीरजा बत्रा की, जो इस केस में चौथी किरदार है। 8 सितंबर को स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के समय रेयान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल थी नीरजा बत्रा। ये बात साफ हो चुकी है कि इस केस में जबरदस्त लापरवाही हुई थी और इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की थी। जो लापरवाहियां सामने आई थी वो आपको बताते हैं। पहली लापरवाही क्या थी? स्कूल में दिखावे के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। बाहरी लोगों के आने पर कोई रोक नहीं लगी थी। बच्चों के टॉयलेट में हर किसी की आवाजाही होती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटना के बाद दूसरे बच्चे से खून साफ कराया गया। मेडिकल रूम में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली, ये भी एक क्राइम है। इस डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी अपने आप में एक क्राइम है। इन तमाम लापरवाहियों के बावजूद उस समय की स्कूल प्रिंसिपल आज रेयान के ही दूसरे स्कूल में बाकायदा टीचर हैं, उनको दिखावे के लिए हटाया गया, बाद में उनको फिर वापस ले लिया गया। हादसे के तुरंत बाद जब मैंने प्रद्युम्न की मां से बात की थी तो उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल के रवैये पर कई सवाल खड़े किए थे। उस मौके पर प्रिंसिपल ने कितनी असंवेदनशीलता दिखाई थी, ये आप खुद प्रद्युम्न की मां से सुनिए। आप इतने बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, आप लाखों रुपए फीस देती होंगी, आपको कई सारे पैसे कॉशन मनी के लिए लिए जाते होंगे, स्कूल ड्रेस के लिए लिए जाते होंगे, टेक्स्ट बुक के लिए लिया जाते होंगे, और जब आप अपने बच्चे को छोड़कर आती हैं तो जो प्रधान अध्यापिका या प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत के साथ आपके बेटे को वापस सौंप दे। क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? सर वहाँ की प्रिंसिपल किसी से नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात तो है, मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, इन्होंने पिछले साल काफी फीस बढ़ाया था, बहुत ज्यादा। यहाँ सभी एक मिडिल क्लास फैमिली है, कोई मैं देख सकता हूँ ये मिडिल क्लास मेरे जैसा ही परिवार। हाँ, लेकिन बचपन में मैं जिसका अपनी जरूरतों को काट के, अपने सभी पेरेंट्स अपने हर जरूरतों को काट के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे थे कि कम से कम बच्चा हमारा बन जाए। हमने तब भी उनसे बात की, कितने सारे ईमेल्स डाले, लेकिन इनकी अंजू मैम ने किसी को नहीं मिलने दिया। आप हमसे बात करो, हमसे इनके प्रिंसिपल से कभी बात नहीं करने देते थे ये। कल भी इनकी प्रिंसिपल गई है तो उस लेडीज को कोई मतलब नहीं था। वो एक फोन लेके तब से उसके कान में फोन लगा था और वो साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे पे इतना सा भी सिकन नहीं था कि उस बच्चे के साथ इतना बड़ा चीज हुआ। अगर शायद उनके बच्चे के साथ होता तो वो क्या करती, लेकिन उसके चेहरे पे इतनी सी भी सिकन नहीं थी। भगवान करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, जो आपने देखा है वो किसी के बच्चे के साथ ना हो।
कंडक्टर अशोक कुमार की पत्नी ममता ने भी स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाए और कहा कि उसके पति ने दबाव में गुनाह कबूल किया, जबकि प्रिंसिपल ने खुद अशोक से प्रद्युम्न की लाश को हटाने के लिए कहा था। ये सुनिए। आपको क्या लगता है, आप पत्नी हैं, आपसे हर बात वो शेयर करते हैं, क्या बता रहे थे कि वो वहां पर जब गए थे तो क्या उन्होंने बच्चे को उठा के रखा था वैन गाड़ी के अंदर, क्या सब चीज बताइए आपको? वे ऐसे बोल कि प्रिंसिपल ने वहाँ खड़े थे जैसे माली भैया, उनने बोला है बाहर से बुलाया कि उठा के इसको गाड़ी में डाल दो भैया मदद के लिए, तो ऐसे डाला। उसके बाद शर्ट पे खून लगा था। हाँ, फिर प्रिंसिपल ने धुआया है उसको कि भैया इसको धो लो, कोई बच्चे देखेंगे घबरा जाए। मार पिटाई तो ऐसे करंट तरह के लगाए गए हैं जो बोल रहे ऐसे तो आदमी कोई भी होए आम आदमी हांग ही लेगो, जब ऐसे ऐसे जुलम के ताते पानी में लटका दिया, मारा है, इंजेक्शन दिए। जब वो बोल रहा है ये दिख रहा टीवी में कि वो बोल रहा नीचे नाड़ करके, यही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल रहा हूँ। ये तो फंसाया गया है स्कूल वालों ने। हत्या के बाद जब स्कूल प्रशासन पर सवाल उठे तो नीरजा बत्रा को निलंबित कर दिया गया, लेकिन निलंबित करने के 20 दिन बाद ही रेयान इंटरनेशनल स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल नीरजा बत्रा को फिर से बहाल कर दिया गया और उन्हें स्कूल प्रशासन ने गुड़गांव की सेक्टर 40 वाली ब्रांच में बतौर शिक्षक बहाल कर दिया। दरअसल गुड़गांव के डीसी द्वारा एक्टिंग प्रिंसिपल रही नीरजा बत्रा को क्लीन चिट दिए जाने के बाद स्कूल प्रशासन ने ये कदम उठाया था। न सिर्फ लापरवाही बल्कि स्कूल ने तो कानून का भी उल्लंघन किया। प्रद्युम्न की मां से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने खुद बताया था कि कैसे स्कूल के ही बच्चों से खून साफ कराया गया था। हमें तो बस फोन आया कि आप सीधा आर्टिमिस्ट पहुंचो, मैं जाके भी नहीं देखी कि वहाँ क्या हुआ था। कोई पेरेंट्स आया था, उसने बोला कि वहाँ के टीचर्स बच्चों को बैग और बाबू का बोतल दिया था, वो खून में उस पूरा बोतल में खून लगा हुआ था और किसी दूसरे बच्चे से ही उसको साफ करवाया है। साफ करवा दिया, साफ करवाया है। साफ करवाना भी मैं आपको बता दूं, अगर स्कूल ने बिना पुलिस के निगरानी पंचनामे कराए अगर ब्लड को साफ करा रहा है तो ये कानूनी अपराध है और उसके चलते प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस और क्लास की प्रधान अध्यापिका को तुरंत जेल होनी चाहिए। पुलिस की बात कर कानून बता रहा हूँ बहन, मेरे पास फोन आया है भैया और पुलिस बोल रही है कि 8:45 में बच्चा मरा। बच्चे 8:45 में तो आर्टिमिस्ट में थे। सीधे चलते हैं अशोक कंडक्टर जिसे दोषी करार दिया था हरियाणा पुलिस ने, जो सीबीआई की थ्योरी के आधार पर अब निर्दोष है, उसके मामा ओम प्रकाश के पास। मामा के हाथ में माइक है। ओम प्रकाश जी, ममता जी समझ नहीं पा रही है मेरी बातों को, ओबी पर चलते हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी आप मुझे बताइए उस वक्त अशोक ने क्या क्या फैक्ट्स आप लोगों को बताए थे जो आपको अब याद आते हैं जब इस लड़के की हत्या का गुनाह सीबीआई सामने रखती है तो, और अब आप क्या मांग करते हैं अशोक को लेकर? देखिए जनाब, मांग हमारी ये है कि पहले ये स्कूल प्रशासन को ही कटघरे में क्यों न लिया प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने स्कूल को कटघरे में लेना चाहिए थे जब इन्होंने एविडेंस सारे खत्म कर दिए और इनको ये पता है कि अशोक के कपड़े पे कोई बूंद नहीं थी, तो इन्होंने इसको कातिल कैसे मान लिया? ठीक बात बोल रहे हैं। अब आपकी क्या मांग है? अब सीबीआई से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि स्कूल में ये मैडम प्रिंसिपल जो है नीरजा बत्रा और अंजू मैडम और ये दो मैडम जो और है, कौन वीना है और एक छवि है, इन मैडम का पूरा हाथ है इसमें। इन लोगों के सामने जब ये हमारा अशोक नीट एंड क्लीन था तो इन्होंने कहा क्यों नहीं पुलिस को कि ये कपड़े बाद में सने उठाने के बाद में? ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। ये बात प्रिंसिपल को कहनी थी कि अशोक के कपड़े में खून इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने अशोक और हरपाल को बोला कि इसको उठाइए, गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। प्रिंसिपल नीरजा बत्रा की दोबारा बहाली का प्रद्युम्न के पिता ने विरोध किया था और घोर लापरवाह प्रिंसिपल की दोबारा बहाली पर सवाल उठा के वरुण ठाकुर का कहना था कि प्रिंसिपल के सस्पेंड होने का क्या मतलब रह गया, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जांच में सहयोग करेगी, उनके ड्यूटी करते सही जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये वरुण के पिता ने तब कहा था।
पहले प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाता है, फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर का विरोध जायज है कि जब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है तो फिर कोई दूसरी एजेंसी नीरजा बत्रा को क्लीन चिट कैसे दे सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल प्रिंसिपल को क्लीन चिट देने का फैसला सही था? यह हमारा बड़ा सवाल है। प्रद्युम्न की हत्या के बाद जब स्कूल प्रिंसिपल नीरजा बत्रा को निलंबित कर दिया गया तब उन्होंने बड़ा बयान दिया था। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था कि सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए स्कूल की तरफ से कई बार प्रस्ताव भेजा गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिलती थी। और ये स्कूल पिंटो परिवार चलाता है। उनके बेटे रेयान के नाम पर रेयान इंटरनेशनल स्कूल चलता है। पिंटो परिवार बेहद रसूख वाला है। लापरवाही के इन्हीं आरोपों के चलते इस केस में 5वां किरदार बने रेयान पिंटो और पिंटो परिवार। दरअसल देश भर में इस रेयान स्कूल के 135 स्कूल हैं, जिसमें करीब 3 लाख छात्र पढ़ते हैं। प्रद्युम्न के मर्डर के बाद स्कूल की साख पर बड़ा बट्टा लगने का डर था। मालिकों को यही डर सताने लगा और उससे बड़ा डर गिरफ्तारी का था। चेन्नई लॉयोला कॉलेज से ग्रेजुएट ऑगस्टीन पिंटो रेयान इंटरनेशनल के फाउंडर है। ग्रेसी पिंटो रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की एमडी है और इस ग्रुप की सीईओ है रेयान पिंटो। जाहिर है गुड़गांव में जिस रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी रेयान पिंटो के पास थी। यानी रेयान पिंटो भी लापरवाह था अगर नीरजा बत्रा की बातें उसने सुरक्षा को लेकर कोताही बरती नहीं मानी तो। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, लेकिन शुरुआत में रेयान पिंटो को अपने स्कूल की रेपुटेशन का ख्याल सताता रहा और वो इस केस में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। ये सुनिए क्या कहा था रेयान पिंटो ने। The school is giving complete cooperation to the investigating authorities and we have total faith in the law. We hope the investigations will be concluded soon and the guilty get the severest punishment as per the due process of the law. मैनेजमेंट पर जब एक के बाद एक आरोप लगे और लापरवाही सामने आई तो शिकंजा रेयान के मैनेजमेंट पर भी कसा। गुड़गांव पुलिस की एक टीम स्कूल के स्तर पर चल रही गड़बड़ियों के बारे में छानबीन करने के लिए रेयान ग्रुप के मुख्यालय मुंबई तक पहुंच गई, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से रेयान के मालिकों, जिनमें रेयान ग्रुप के चेयरमैन सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता ऑगस्टीन पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। चूंकि पिंटो परिवार विदेश न भाग गया, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर रेयान स्कूल के मालिकों ने अपना पासपोर्ट भी जमा करा दिया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनके ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी और उन्हें कहा कि आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को अप्रोच करें, जिसके बाद इस परिवार ने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इनके एंटीसिपेटरी बेल पर निर्णय ले। कई सारी उलझन है इस केस में। हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताई कि क्या सीबीआई सही है। अगर सीबीआई सही है तो अशोक कंडक्टर निर्दोष है, अगर सीबीआई गलत है और अशोक कंडक्टर दोषी है तो हरियाणा पुलिस की थ्योरी ठीक। आरुचि हत्याकांड में भी ऐसा हुआ था। पुलिस ने एक थ्योरी दी, सीबीआई ने एक थ्योरी करी और बाद में केस खत्म हो गया और केस से निकलकर कुछ सामने नहीं आया। क्या प्रद्युम्न का केस भी ऐसा हो जाएगा? क्या सीबीआई अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को बाकायदा कोर्ट में प्रूव कर पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और कई सारी चीजों पर सीबीआई को भी अब अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। टुनाइट विद दीपक में इतना ही, लेकिन आगे मेरे साथ देखिए प्रद्युम्न के